morning students. This lecture is the discussion of KTG and thermodynamics of JEE Advanced batch. In this question, I am going to start from question number 4. इसमें क्या बोला गया है? 3 particles have speeds 2u, 10u and 11u. Which of the following statement is correct? The RMS speed exceed the mean speed by u. The mean speed exceed the RMS speed by u. The RMS speed equals the mean speed. The RMS speed exceed the mean speed by more than u. इसके लिए मैंने आपको बताया था, मुझे इसमें कंपैरिजन करनी है मीन स्पीड और RMS स्पीड में कि कौन बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा. तो कुल मिला के मुझे VRMS कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है. दूसरा मुझे V मीन कैलकुलेट करना है स्पीड का. ये 2 चीजें मैंने आपको बताई थी कि इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है. यदि आपको डिस्क्रीट फॉर्म में वेलोसिटीज या स्पीड्स दिया जाए तो इनके लिए अलग फॉर्मूले मैंने बताए थे, और यदि आपको फंक्शन दिया जाए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया जाए तो इसके लिए अलग फंक्शन मैंने बताया था. ये चीज आपको मैंने KTG पार्ट 4 में बताई थी. RMS क्या होता है? हर एक स्पीड को स्क्वायर करते हैं फिर एवरेज लेते हैं, यानी 2u का स्क्वायर प्लस 100 का 10u का स्क्वायर प्लस 11u का स्क्वायर अपॉन कितने नंबर है 3, और फिर इसका रूट कर देते हैं. समझे? ये बेसिक डेफिनेशन थी RMS की. अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4u स्क्वायर 100u स्क्वायर 1 to 1 4 1 to 5 100 2 to 5 u स्क्वायर बाय 3 का रूट ये आएगा, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ये आ जाएगा 15u बाय रूट 3. ये RMS की वैल्यू है. अब मीन की बात कर लेते हैं. मीन क्या आएगा? मीन निकालने के लिए 2u प्लस 10u प्लस 11u सभी को जोड़ देंगे, स्पीड को डिवाइड कर देंगे. यही तो है, यही तो थी बेसिक डेफिनेशन. समझे? आप चेक कर लेना, यही बताया था मैंने आपको मीन निकालने का तरीका. अब इन सभी को जोड़ देते हैं. ये आएगा 23u बाय 3 13 10 23u बाय 3. अब इसमें कौन बड़ा है ये चेक कर लेते हैं. 15√3u बाय 3 5, तो इसको लिखा जा सकता है 5√3u, और इसको क्या लिखा जा सकता है 23u बाय 3. अब ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.266u, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 into 1.732. मल्टीप्लाई करते हैं. ये आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू बड़ा है 8.66 आ रहा है, और इसकी 7.66 आ रहा है. तो बड़ा कौन है? VRMS बड़ा है. कितने से बड़ा है? एग्जैक्ट u अमाउंट से बड़ा है. ये u मल्टीप्लाई में है तो ये एक डिवीजन बड़ा है उससे. क्लियर? तो आंसर हमारा होना चाहिए द RMS स्पीड एक्सीड द मीन स्पीड बाय अबाउट u. अबाउट u लिखा हुआ है, ये आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. A cylindrical tube of cross section area A has 2 airtight frictionless piston. Okay. A cylindrical tube of cross section area A has 2 airtight frictionless pistons at its 2 ends. At its 2 ends. क्लियर? एयर टाइट है, यानी इसके अंदर एयर नहीं है. The pistons are tight with a straight 2 ends. The pistons are tight with a straight piece of metallic wire. Okay. The tube contains a gas
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, यहां पी नॉट प्रेशर है और टी नॉट टेम्परेचर है, ये बोला गया है। इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल देन द टेंशन इन द वायर, ओके नो प्रॉब्लम। देखो स्टार्टिंग में मुझे चेक करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में कितना इसमें टेंशन है, स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में कितना टेंशन है, फिर मैं बताऊंगा। पहली स्टेट में अंदर प्रेशर पी नॉट है, बाहर कौन है, एटमॉस्फेयर। द पिस्टन आर टाइट विद एयर टाइट, एक बार मैं चेक कर लूं कि बाहर एटमॉस्फेयर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल कंटेन है गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मतलब बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे मानना पड़ेगा, वो पी नॉट है। तो अंदर से बाहर की ओर लगने वाला जो प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट। इसके लिए भी अंदर से बाहर की ओर लगने वाला जो प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट, और बाहर कौन है, एटमॉस्फेयर। तो बाहर की ओर से अंदर की ओर लगने वाला प्रेशर भी कितना है, पी नॉट। तो ये वाला पिस्टन और ये वाला पिस्टन दोनों ही अपने इक्विलिब्रियम में है, आई बात समझ में। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ना तो ये रस्सी एक्सटेंड होना चाहती है, समझे ना, फिर ये एक्सटेंड नहीं होना चाहती है, और ना ये करीब आने चाहते हैं। इसका मतलब रस्सी में कुछ भी टेंशन नहीं है, रस्सी टेंशन नहीं रखती है इस स्टेट में, क्योंकि पिस्टन दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं। अब उसने ये बोला कि यदि इस टेम्परेचर को दुगना कर दिया जाए, इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल, देखो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये रस्सी इन दोनों पिस्टन को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देगी, तो वॉल्यूम रहेगा सेम। और वॉल्यूम यदि सेम रहेगा तो हम बोलेंगे P1 बाय T1 बराबर P2 बाय T2 फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसके लिए P1 T1 यानी P नॉट T नॉट, फाइनल प्रेशर मुझे निकालना है, फाइनल टेम्परेचर दोगुना है। अब यहां से जो मुझे फाइनल प्रेशर आएगा वो आएगा 2P नॉट, इनिशियल का दोगुना, यानी फाइनल स्टेट में यहां जो प्रेशर हो जाएगा, मैं अलग एफबीडी बना देता हूं, अब एक पिस्टन का बना रहा हूं, अंदर से बाहर की ओर जो प्रेशर लगेगा वो 2P नॉट होगा, और बाहर से अंदर की ओर जो प्रेशर लगेगा वो P नॉट आएगा। यहां रस्सी बंधी हुई है, इसी प्रकार से दूसरा पिस्टन है, ये एयर टाइट अरेंजमेंट है, अगर यहां 2P नॉट लगेगा तो यहां भी 2P नॉट लगेगा, क्लियर। बाहर की ओर से अंदर की ओर जो आएगा वो P नॉट आएगा, तो अब इस पर जो नेट प्रेशर आएगा वो बाहर की ओर आएगा, P नॉट आएगा, और इस पर भी बाहर की ओर आएगा P नॉट। इसका मतलब रस्सी के ये दो एंड अब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। अब रस्सी के मैं एंड देख लेता हूं, रस्सी के इस एंड पर जो फोर्स फील होगा वो इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना है, P नॉट इंटू ये बेस एरिया A। इसी प्रकार से इधर P नॉट इंटू बेस एरिया, तो टेंशन कितना आएगा इस रस्सी में, T बराबर P नॉट इंटू A, ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ परफेक्ट गैस of a given mass is heated first in a small vessel and then in a large vessel such that their volumes remain unchanged. Okay, the PT curves are, ध्यान से अगर आप लेक्चर में जाएंगे जहां मैंने आपको बताया था गैलुसैक लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट, क्लियर, उसमें मैंने जब कर्व आपको बताया था कि यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो पीटी कर्व क्या आता है, पीटी कर्व आता है एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, समझे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, समझे। अब यदि ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कम या ज्यादा लिया जाए तो ग्राफ पर क्या इंपैक्ट आएगा, ग्राफ पर क्या फर्क पड़ता है, ये मैंने आपको समझाया था, उसी पे इसने क्वेश्चन फ्रेम किया है। देखो, उसने बोला कि यदि V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट गैलुसैक लॉ में होता है, तो हम बोलेंगे P nRT बाय V T बार हो जाएगा। तो ये V अगर कांस्टेंट है, nR तो पहले से ही कांस्टेंट होता है, तो कंप्लीट कांस्टेंट हो जाएगा, हम लिखेंगे एक कांस्टेंट इंटू T, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होती है, यानी PT कर्व कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यदि मैं कहता हूं कि ये जो एंगल है ये वॉल्यूम के बढ़ने पर घटेगा या बढ़ेगा, क्या इस बात पे कमेंट नहीं कर सकते आप?
मैं जानता हूं कि ये एंगल इस स्लोप इस सी को दर्शाता है। अगर ये सी बड़ा होगा तो ये एंगल बड़ा आएगा। इस सी को ही मैं क्या बोलूंगा, इस एंगल का tan थीटा। यानी अगर ये कांस्टेंट बड़ा है तो ये एंगल बड़ा आएगा। और ये कांस्टेंट बड़ा कब होगा, जब वॉल्यूम छोटा होगा। आई बात समझ में? यानी छोटा वॉल्यूम रखते हुए यदि आप गैस को हीट करते हो तो जो कर्व आएगा पीटी, स्ट्रेट लाइन कर्व जो आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो हाइयर स्लोप की आएगी। समझ में आई बात? और यदि वॉल्यूम बड़ा रखते हो आप, जैसे इसने बोला लार्ज वॉल्यूम वेसल में यदि आप गर्म करते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, जो लार्ज वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखना है आपको, इस तरीके से गर्म करना है, तो अब ये कांस्टेंट छोटा आएगा, यानी स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि कम स्लोप वाली होगी। क्लियर? अकॉर्डिंगली आप आंसर दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 11 पे आता हूं। एट अ टेम्परेचर T Kelvin, the pressure of 4 gram argon in a bulb is P. The bulb is put in a bath having temperature higher by 50 Kelvin. Okay. Then the first one 0.8 gram of argon gas had to be removed to maintain original pressure. The temperature T is equal to. आसान क्वेश्चन है। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है। जो भी वो क्वेश्चन में दिया जाए, ये एग्जाम्पल नंबर 10 था, एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ चुका हूं मैं। उसने बोला है कि एक बल्ब है मेरे पास, ये कोई बल्ब है, इसके अंदर आर्गन गैस फिल किया हुआ है। ये आर्गन गैस क्या है, ये आर्गन गैस। टेम्परेचर इसका T है, प्रेशर इसका P है, मास इसका 4 ग्राम है, ये मुझे दिया गया है। द बल्ब इज पुट इन अ बाथ हैविंग टेम्परेचर हाइयर बाय 50 केल्विन देन द फर्स्ट वन 0.8 ग्राम ऑफ आर्गन गैस हैड टू बी रिमूव्ड। अब यदि मैं इसका टेम्परेचर फाइनल, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट क्या है कि इसमें से 0.8 यानी 3.2 ग्राम अब इसमें गैस बची होगी आर्गन की। क्लियर? और इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा T+50 केल्विन। ये पहले वाला भी केल्विन था और ये भी केल्विन में है। और अब इसमें जो प्रेशर है वही प्रेशर है जो पहले वाला प्रेशर, ये मुझे दिया गया है। समझे? बल्ब सेम है, P सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी तो सेम है ना। तो इसका मतलब इन दोनों ही स्टेट में मुझे प्रेशर सेम लेना है और वॉल्यूम सेम लेना है। तो मैं जानता हूं कि PV बराबर nRT होता है, यहां भी PV बराबर nRT होगा, और PV तो सेम है। इधर P1 V1 बराबर nRT1 लिखूंगा मैं, इधर P2 V2 बराबर nRT2 लिखूंगा मैं। और मैं जानता हूं कि इनिशियल P और V और फाइनल P और V बराबर है। ये तो मुझे पता चल चुका है, ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं। लिखूंगा N1 भी लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि इनकी क्वांटिटी अलग अलग है, इसमें क्वांटिटी अलग है, इसमें क्वांटिटी अलग है, तो नंबर ऑफ मोल अलग अलग हो जाएंगे। तो इधर आएगा nRT1 N2RT2, मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि ये अमाउंट दोनों के बराबर है। क्लियर? अब देखो R से R गया, N1 T1 T है, N2 T2 T2 कितना है T+50। अब आर्गन से उसका यदि मास मेरे पास है तो मैं उसके नंबर ऑफ मोल भी बता सकता हूं। इनिशियल नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे, टोटल मास अपॉन मोलर मास ऑफ आर्गन इनटू T बराबर इधर टोटल मास 3.2 अपॉन मोलर मास ऑफ आर्गन T+50। ऐसे ही तो निकालोगे आप, यही तो तरीका होगा सॉल्व करने का। यहां मुझे टोटल मास दिया गया है, टोटल मास से अगर मैं नंबर ऑफ मोल लिखना चाहता हूं, कैसे लिखते हैं, मास बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल होता है। ऐसे इधर मास बाय मोलर मास, ये लिखा, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे T की वैल्यू आ जाएगी। समझे? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया इसने ये।
हमने बैरोमीटर पे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन इसने ये अच्छे से फ्रेम किया है, और भी अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया है। देखो क्या बताना चाह रहा है। एक पॉट में, ये पॉट लेते हैं, इस पॉट में मरकरी फिल कर लेते हैं। अब मरकरी फिल करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जो दोनों एंड से ओपन है। ओपन लिखा हुआ है, ओपन का मतलब दोनों एंड से ओपन, क्लोज्ड का मतलब होता है एक एंड से ओपन। क्लियर? ओपन का मतलब दोनों एंड से ओपन, और क्लोज का मतलब होता है एक एंड से ओपन। तो इसने ओपन बोला हुआ है, और फिर इसको इसमें इमर्स कर देते हैं। क्वेश्चन में ये बताया गया है। क्लियर? ये इनिशियल स्टेज है। ये लेंथ उन्होंने बताया है इनिशियली कितना है। इनिशियली लेंथ उन्होंने हमें बताया है कि ये 0.05 मीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है मेरे को? द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड। अब इसको क्लोज कर देते हैं। हर एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये स्टेटमेंट समझ में आते ही क्वेश्चन आप कर दोगे। यदि मैंने इसको सबमर्ज करने के बाद इस एंड को ओपन किया है, पहले इसको सबमर्ज किया, पहले यहां एयर थी, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, यानी यहां कौन है? एयर है। और यहां प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर है तो यहां कितना आएगा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। अब वो क्या कर रहा है इसमें कि इस एंड को पकड़ के ऊपर की ओर रेज कर रहा है। तो मैं अब फिगर बना रहा हूं दूसरी एक्टिविटी का। वो एक्टिविटी क्या है? द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड एंड द ट्यूब इज रेज्ड फर्दर बाय 43 सेंटीमीटर। 0.43 मीटर का मतलब 43 सेंटीमीटर। तो मैं इसको थोड़ा और 43 सेंटीमीटर मतलब 38 और ऊपर जाएगा, तो यहां तक लेके जाता हूं। ये फाइनल स्टेज है। कंफ्यूज मत होना कि दो थोड़ी ना बोला है उसने, मैं इसी की फाइनल स्टेज को यहां दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले वाली टेस्ट ट्यूब की। ये फाइनल स्टेज आएगी, क्लोज एंड। तो क्या लगता है आपको, मरकरी का लेवल इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां तक था, यानी इस लेवल तक था, तो क्या अभी भी ये लेवल यही मेंटेन रहेगा मरकरी का, या ये मरकरी ऊपर की ओर राइज करेगी? इसमें जब आप इसको यहां से यहां लेके जाओगे तो डेफिनेटली मरकरी भी ऊपर जाएगी। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हाइट कितनी है? द ट्यूब इज रेज्ड फर्दर बाय 0.43, यानी ये 43 सेंटीमीटर है। ये 43 सेंटीमीटर उन्होंने फर्दर वर्ड यूज किया है, यानी इस पॉइंट के बाद 43 सेंटीमीटर और ऊपर लिए जाते हैं। तो मेरी समझ में ये आता है कि जब मैं इसको यहां से यहां लेके जाऊंगा तो इसके अंदर जो ये मरकरी थी, ये मरकरी भी ऊपर जाएगी, और ये मरकरी लेवल इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इतना ऊपर नहीं जाएगा जितना ये क्लोज एंड गया। देखो क्या बोला मैंने। अगर मैं कंप्लीटली ये कहता हूं, 2-3 केस बच्चों के समझ में आ सकते हैं यहां। पहला केस क्या है कि मैं इस मरकरी को ऊपर जब लेके जाऊंगा तो ये लेवल मरकरी का इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ मरकरी बाहर निकलेगी। कुछ बच्चे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो गलत है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? कि जो यहां प्रेशर है वो इनिशियली कितना है? PATM, P नोट। समझ में आई बात? लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाओगे आप तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। किसका? इस एयर कॉलम का। समझे? एयर कॉलम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें प्रेशर गिरेगा, मतलब कम होगा, और प्रेशर कम होगा इसलिए इस पॉइंट पर सेम प्रेशर आना है, क्योंकि ये तो रुका हुआ लिक्विड है, तो मरकरी को ऊपर राइज करना पड़ेगा। समझे? जैसे कि आप अगर कांच का ग्लास लेते हैं,
बिल्कुल इस तरीके से समझाता हूं मैं। मेरे पास एक कांच का ग्लास है, मैंने क्या किया, वो एक तरफ से क्लोज होता है और एक तरफ से ओपन होता है। मैंने उसको कंप्लीटली इमर्स किया पानी के अंदर और फिर उसका जो क्लोज्ड एंड है उसको ऊपर किया, ओपन एंड को नीचे किया। अब मैं ऊपर धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, समझे ना, उसको बाहर निकाल रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि जब उसको आप बाहर निकाल रहे होंगे तो पानी का लेवल जो ग्लास के अंदर होगा वो बाहर वाले लेवल से ऊपर होता है? ध्यान से देखना, दोबारा फिर बोलता हूं क्या बोला मैंने। जब ग्लास को आप ऊपर लेके आओगे तो जो ग्लास के अंदर पानी का लेवल होगा वो बाहर वाले लेवल से ऊपर आएगा। तो वही चीज है, आप इसको बंद कर रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, तो ये जो लेवल है मरकरी का किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो इस लेवल से ऊपर आएगा। समझे, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अब ये ऊपर कितना आएगा, क्या ये 43, जैसे आपने यहां से यहां तक कितना राइज किया, 43 राइज किया, तो क्या ये 43 राइज होगा? दूसरा क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, नहीं ये 43 राइज नहीं होगा, क्योंकि मरकरी में वेट है, वो नीचे की ओर अपने वेट की वजह से थोड़ा जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो ये मुझे पता नहीं है कि ये कितने लेवल तक जाएगा। तो मान लेता हूं कि ये हाइट x है। कौन सी हाइट? जिसमें अब एयर है, यहां तक ही राइज किया मरकरी लेवल। इसमें टोटल हाइट में जानता हूं कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 48 माइनस x सेंटीमीटर। आई कहानी समझ में? तो अब मैं, ये तो मैंने समझा, अभी तक मैंने समझा कि जो प्रोसीजर उसने बोला है वो प्रोसीजर होता क्या है। अब मैं इसमें एफएम का फंडा यूज करता हूं। ये भी रुका हुआ वाटर है, मैं इसी को, ये फॉर्मूला इसकी फाइनल स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, यहां मुझे प्रेशर नहीं पता कितना है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो चुका है। समझे, क्योंकि वॉल्यूम यहां पी नॉट था, यहां वॉल्यूम कुछ और है, यहां लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, यहां x है, तो वॉल्यूम इसके अंदर चेंज हो चुका है, इसलिए प्रेशर चेंज हो चुका होगा। टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट मानना है इस प्रोसेस के दौरान। समझ में आई बात? अब मैं ये कहूंगा कि इस स्टेज में ये पॉइंट लिया जाए फाइनल स्टेज में, और ये पॉइंट लिया जाए, और ये है इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में ये पॉइंट लिया जाए और ये पॉइंट लिया जाए, दोनों को स्टडी करता हूं। यहां प्रेशर इस प्रेशर के बराबर आएगा और वो है पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बोल रहा है। यहां प्रेशर इस प्रेशर के बराबर आना चाहिए, और यहां कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, और यहां प्रेशर कितना आएगा, इनको नाम देता हूं ए बी। प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी फाइनल स्टेज में, क्योंकि ये रुका हुआ लिक्विड है। ए पर कितना है, पी नॉट, और बी पर कितना आएगा, ये हाइट यानी रो ऑफ मरकरी, जी हाइट 48 माइनस x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रखता हूं, प्लस ऊपर वाला प्रेशर P फाइनल, ये मुझे नहीं पता। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आई, मुझे x बताना है। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, मैं सिर्फ एयर कॉलम के बारे में सोचता हूं, फॉर एयर कॉलम ओनली, उसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है इनिशियल और फाइनल स्टेज में। तो इनिशियल टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू लेंथ 5, ये आएगा वॉल्यूम P1 V1 P2 P फाइनल V2 A 43, नहीं ये x है, ये x है इंटू एक्स, ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो यूनिट चेंज भी करोगे तो वो कट जाएगा। अब मुझे निकालना था P फाइनल, ए से ए गया, आएगा 5P नॉट, 5P नॉट बाय एक्स, ये आएगा P फाइनल। तो यहां इसमें P नॉट रो एच जी 48 माइनस एक्स प्लस 5P नॉट बाय एक्स। अब देखो ये सारे टर्म प्रेशर के हैं, ये टर्म भी प्रेशर का है, ये टर्म भी मुझे प्रेशर बताता है, और ये भी प्रेशर बताता है। अब प्रेशर की यूनिट या तो SI लो, SI में सारी चीजें सोल्व करो, या आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं कि हम प्रेशर को मरकरी की हाइट में भी दर्शा सकते हैं।
मरकरी की हाइट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर है, दिया गया है क्वेश्चन में। यहां इस प्रेशर को अगर मैं हाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूं मरकरी की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रोजी हटाना पड़ेगा। यहां से इसको हटा देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, मरकरी की हाइट का प्रेशर वो कितना है 48 माइनस एक्स हाइट की वजह से जो प्रेशर है वही तो है। तो हाइट के टर्म में लिख देता हूं, सिर्फ सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, प्लस ये 5 पी नॉट 76, इसको भी चेंज करूंगा इस पी नॉट को 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बाय एक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है यहां से, क्लियर। इसको अब बड़े आसानी से सोल्व किया जा सकता है। देखो मैं उधर सोल्व करता हूं, 76 48 माइनस एक्स प्लस 5 पी नॉट बाय एक्स। इस 48 को इधर लेके आते हैं, बचेगा कितना 2, यानी 28 इधर बचेगा। इधर क्या आएगा 5 इंटू 76 बाय एक्स माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आंसर पाओ। ओके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। यहां से बच्चों जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, याद रखना, कभी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और शायद क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है मीटर में, तो चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, अ बैरोमीटर ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी, बैरोमीटर बना लेते हैं। वो क्या होता है, सेम इसी टाइप की स्ट्रक्चर है कि मर्क्यूरी फिल कर देते हैं एक बीकर में और फिर उसमें इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब जो कि एक ओर से क्लोज होती है, एक ओर से वो क्या है क्लोज्ड, को इन्वर्ट करके मरकरी में रख देते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मरकरी है टेस्ट ट्यूब के अंदर उसका लेवल 50 सेंटीमीटर ऊपर है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। देखो, अ बैरोमीटर ट्यूब कंटेनिंग मरकरी इज लोवर्ड इन अ वेसल containing mercury until only 50 centimeter of the tube is above the level of mercury in the vessel। समझे, 50 सेंटीमीटर ऊपर है वेसल से। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां प्रेशर जो है वो 75 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी के बराबर है यहां प्रेशर। तो बेटा मैं जानता हूं ये स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड में सेम लेवल पर प्रेशर बराबर होना चाहिए, एफएम का कॉन्सेप्ट है ये, क्लियर। तो अब मैं पॉइंट ए पर जो हाइट आएगी उसकी वजह से प्रेशर, उसने बोला है कि यहां कितना प्रेशर है, इससे टॉप में कितना प्रेशर है ये मुझे बताना है, यहां वाला प्रेशर मुझे बताना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा कि यहां प्रेशर पी मान लेता हूं, यहां जो प्रेशर आएगा वो आएगा, ये मरकरी है तो यानी 50 सेंटीमीटर हाइट की वजह से आएगा। तो इस प्रेशर को, इस हाइट की प्रेशर को मैं हाइट में दर्शा देता हूं। मरकरी के 50 सेंटीमीटर हाइट की वजह से यहां जो प्रेशर आएगा वो हाइट में दर्शा देता हूं, क्योंकि उसने मुझे जो प्रेशर दिया हुआ है वो मरकरी की हाइट की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं यहां लिख देता हूं 50 सेंटीमीटर इस पे प्रेशर लगाएगा और यहां प्लस पी मान लेता हूं क्योंकि वो दोनों का एडिशन आएगा, पी यहां आएगा प्लस हाइट की वजह से वो पॉइंट ए पर प्रेशर आएगा बराबर बी पर कितना है 75 सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी। तो यहां से जो पी आएगा वो कितना आया 25 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी। इसका मतलब ये है कि जो यहां प्रेशर है ऊपर मरकरी के टेस्ट ट्यूब में, टॉप पर मरकरी के ऊपर जो प्रेशर है वो 25 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मरकरी के इक्विवेलेंट है। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। यदि आप एसआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें रो जी से मल्टीप्लाई कर दो, रो किसका मरकरी का, जी 10, आंसर आ जाएगा।